गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल के सभी नियम्स को देख लिया है, उसको पढ़ लिया है। अब हमको ये देखना है कि मेंडल के इन नियमों का कहाँ कहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ पर विचलन हो रहा है, अर्थात इनका क्या डेविएशन है, इनकी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मेंडल के नियमों का जो विचलन हुआ है वो क्या है, ये देखते हैं। और यहाँ जेनेटिक्स में लिखिएगा, देखिएगा आप यहाँ पर इसको मेंडल लॉ डेविएशन, मेंडल के नियमों का विचलन हम देखें मेंडल्स लॉ ये देखते हैं। मेंडल्स के नियमों का जो विचलन है उसको हम दो तरह से देखेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें एक सेंटेंस आपके लिए बड़ा ज़रूरी है जानना, ये होता है जीन इंटर एक्शन। जीन इंटर एक्शन अर्थात जीन के मध्य जो इंटरैक्शन होगा उसे हम जीन इंटरैक्शन कहते हैं। इसमें आप देखिए, जैसे दो जीन हैं, एक जीन है, इनके बीच कैसे इंटरैक्शन होगा, इन्हीं चीज़ों को हम देख रहे हैं। जीन के मध्य जब इंटरैक्शन होता है तो एक नया कैरेक्टर बाहर उभर करके आता है जीन इंटरैक्शन के अंतर्गत। ठीक है। और इसमें हम दो तरह के इंटरैक्शन को पढ़ेंगे। नंबर 1 जैसे इंट्रा एलेलिक इंटर एक्शन, इंट्रा एलेलिक इंटरैक्शन। दूसरा इंटर एलेलिक इंटरैक्शन। ठीक है। और इसको हम एलेलिक इंटरैक्शन और इसको हम नॉन एलेलिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, एलेलिक इंटरैक्शन और नॉन एलेलिक इंटरैक्शन ये हमको इस मेंडल्स के नियमों के विचलन को बताते हैं। कैसे इनके नियमों का विचलन पाया गया, जो इनके रीडिस्कवरर हैं उनके द्वारा इसकी प्राप्त की गई या इसको देखा गया कि मेंडल के नियम के अनुसार यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए एलेलिक इंटरैक्शन, एलेलिक या इंटर एलेलिक, इसके नाम से आपको पता है। इंट्रा एलेलिक मतलब विद इन जीन, एक ही जीन के बीच जो इंटरैक्शन हो रहा है, इस इंटरैक्शन के कारण एक नया कैरेक्टर जब उभर करके आएगा, एक नया कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है या फिनोटाइप एक नया आएगा, उसी को हम कहते हैं इंट्रा एलेलिक या एलेलिक जीन इंटरैक्शन। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम है। ठीक है। जब ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर एक जीन के दो रूप होते हैं, एक जीन को दो एलील के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम सपोज करें कि कैपिटल R है, ठीक, और इसी पोजीशन पर होमोलॉगस क्रोमोसोम पर दूसरा जीन स्मॉल r है।
तो सेम जीन है बट एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। जीन एक ही है, एक ही का मतलब अगर हम इस जीन को कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों जीन किसके लिए? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मान लीजिए ये रेड है और ये वाइट का है ना, तो ये हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ आप देखिए कि सेम जीन के बीच इंटरएक्शन से एक नया कैरेक्टर निकल करके आ रहा है। जैसे हम ये कह दें कि अगर ये रेड कलर के लिए डोमिनेंट है जीन है और ये वाइट कलर के लिए डोमिनेंट है, ये वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि रिसेसिव जीन है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये रेड है और ये वाइट है। जब इन दोनों का संयोग होता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं, तो यहाँ पर न तो रेड बनता है ना ही वाइट बनता है, एक नया कैरेक्टर यहाँ पर निकल के आता है पिंक कलर का। यही है एलेलिक इंटरएक्शन। अर्थात एलेलिक इंटरएक्शन में आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब सेम जीन, एक ही जीन के एलिल्स के मध्य जो इंटरएक्शन होगा उसी को हम इंट्रा एलेलिक या एलेलिक इंटरएक्शन कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान यहाँ पर एक नया कैरेक्टर सामने आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस डिफिनीशन को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम देख लें, इंट्रा एलेलिक या एलेलिक जीन का एग्जाम्पल देखें। इसका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट डोमिनेंस। दूसरा एग्जाम्पल होगा कोडोमिनेंस। और तीसरा एग्जाम्पल होगा मल्टीपल एलेलिज्म। ये हो गया 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आपके सिलेबस में है। तो इस तरह से ये हम इंट्रा एलेलिक या एलेलिक इंटरएक्शन को देख रहे हैं। सेम जीन के 2 एलिल्स के बीच जो इंटरएक्शन हो रहा है उसके मध्य इंटरएक्शन से एक नया कैरेक्टर निकल करके आ रहा है। तो पहले हम इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये दिया गया था किसमें? इन मिरेबिलिस जलापा 4O क्लॉक प्लांट भी इसको कहते हैं, मिरेबिलिस जलापा में। और किसके द्वारा दिया गया था? बाई कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने इसको दिया था। और ये एग्जाम्पल आपको और किस में दिखेगा? ड्रैगन फ्लावर, स्नैप ड्रैगन कहते हैं उसको। स्नैप ड्रैगन प्लांट या फ्लावर। ये तो अब आप ज़रा यहाँ पे देखिए, ये कैसे? मिरेबिलिस जलापा, कार्ल कोरेंस ने क्या किया था? एक डोमिनेंट कैरेक्टर को लिया था जो कि रेड फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर ये है रेड फ्लावर, ये रेड फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था। इसका क्रॉस रिसेसिव फ्लावर स्मॉल आर सेम जीन, स्मॉल आर जो कि रिसेसिव था, ये वाइट फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
इसके बीच जब इन्होंने क्रॉस कराया तो आप ज़रा देखिए, जब इसके बीच क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पर गैमीट्स बनेगा, मैंने आपको पीछे बताया है। तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। फिर इसके बाद इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्रॉस हम कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमको F1 जनरेशन में प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो हमको F1 जनरेशन प्राप्त हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि मेंडल के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में ये जो डोमिनेंट लक्षण होता है वो निखर करके आता है। प्रभाविता का नियम हमने जब पढ़ा था, तो आर का स्मॉल आर पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो पौधे बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, लाल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। इस F1 जनरेशन में जो सभी प्लांट बने हैं, इनका जो फ्लावर था वो पिंक कलर था। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एक नया कैरेक्टर आ रहा है, अर्थात एक जीन के, एक ही प्रकार के जीन के मध्य जो इंटरएक्शन हो रहा है, उसके इंटरएक्शन से एक नया हमको कैरेक्टर यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। तो अब आप सोचिए, इन दोनों जीन सेम पोजीशन पर एक ही प्रकार के जीन हैं, केवल एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, बस केवल इतनी सी बात है। लेकिन जीन एक ही है, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लावर अगर ये कैपिटल में है तो रेड, अगर यहाँ भी कैपिटल में होता तो ये भी रेड हो जाता, ठीक है। तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, यहाँ एलील के बीच जब इंटरएक्शन हो रहा है, एक ही जीन के दो एलील के बीच यहाँ पे इंटरएक्शन हो रहा है, इस इंटरएक्शन के कारण जो हमको फ्लावर मिल रहा है वो पिंक कलर का मिल रहा है। इसी को हम इंट्रा एलिलिक या एलिलिक जीन इंटरएक्शन कहते हैं। अर्थात जब एक ही जीन के दो एलील्स के मध्य इंटरएक्शन हो और हमको एक नया कैरेक्टर प्राप्त होता है, तो उसी को हम इंट्रा एलिलिक या एलिलिक इंटरएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमको F1 जनरेशन में क्या मिल गया, F1 जनरेशन में हमें पिंक कलर के सभी पौधे प्राप्त हुए। अब आप सोचिए कि फिर इनका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराते हैं। तो F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे तो किसके बीच होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब इसके लिए हमें पता है कि क्या गैमीट बनेगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। इसके लिए क्या गैमीट बनेगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। ये गैमीट्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस गैमीट्स बनने से अब हमको देखना है कि F2 जनरेशन में क्या होगा। इसको हम एक चेकर बोर्ड के द्वारा दिखा दें। ये देखिए, ये एक तरफ मेल होगा, एक तरफ फीमेल। आप जानते हैं सेम गैमीट, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप यहाँ पे देखिए कैपिटल आर का क्रॉस यहाँ पे लिखिए आप, ये हो गया। फिर इसका क्रॉस इससे कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका क्रॉस इससे कराइए कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्रॉस इससे कराइए स्मॉल आर। ये हमको मिला। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये जब दोनों डोमिनेंट होंगे तो यहाँ हमको रेड कलर मिलेगा, तो ये रेड हो गया। और एक यहाँ पे देखिए, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, यहाँ एक नया कैरेक्टर आ रहा है। कौन सा, पिंक कलर, जो कि हमको यहाँ पे मिला था। ये भी पिंक होगा, ये पिंक होगा, और आपको ये पता है कि ये कैसा होगा, ये वाइट होगा, ये, ठीक। तो यहाँ पर तीन लक्षण हमको मिल रहे हैं। मिलना कैसे चाहिए, दो ही मिलना चाहिए मेंडल के नियम के अनुसार, लाल और सफ़ेद मिलना चाहिए, लेकिन तीन फिनोटाइप मिल रहे हैं, रेड, पिंक और वाइट। क्लियर हुआ।
तो यहाँ पर क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया? इसलिए कहा गया कि ये जो रेड जीन डोमिनेंट रेड कलर का जीन है ये पूरी तरह से आर मतलब रिसेसिव जीन पर ये डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अर्थात कुछ प्रभाव वाइट का भी यहाँ पर उस जीन का भी इंटरएक्शन हो रहा है, रिसेसिव जीन का भी इंटरएक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे हम देखें, अगर हमको फिनोटाइप रेशियो देना हो, फिनोटाइप तो हम क्या देंगे? रेड है तो रेड 1, पिंक 2, 1:2, फिर एक वाइट 1:1। जबकि मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? 3:1, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 1:2:1 आ रहा है। यही है मेंडल के नियम का विचलन, मतलब वो विचलित हो रहा है। फिर इसी तरह से इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप भी सेम होगा, 1:2:1। जीनोटाइप भी सेम होगा, पीछे ही मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात ख़त्म होती है। किसमें दिया गया ये आपसे पूछा जाता है, क्या है ये बात पूछा जाता है। अगर आपसे एलेलिक इंटरैक्शन की बात कहे, इसका एग्जाम्पल कौन है, तो आप ये बताइएगा। सिंगल जीन के मध्य जो इंटरैक्शन हो रहा है उसी को हम एलेलिक इंटरैक्शन कहेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से ज़रा देखिए दूसरा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, इसमें हम देखें कि क्या पाएंगे? देखिए यहाँ पर को डोमिनेंस में इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, शार्ट हार्न कैटल और ब्लड ग्रुप ए बी। ये ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और शार्ट हार्न कैटल, शार्ट हार्न कैटल मतलब छोटी सींग वाले जो मवेशी होते हैं, पशु हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब कि जो डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव जीन है, दोनों का एक्सप्रेशन जब हो रहा है तो उसको हम को डोमिनेंस कहेंगे। कैसे हम कहेंगे? यहाँ पे ज़रा देखिए, शार्ट हार्न कैटल, तो यहाँ पर जो छोटी सींग वाला मवेशी है उसके जो बालों का कलर है, हेयर कलर, वो रेड के लिए जीन यहाँ पर कैपिटल आर। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए रिसेसिव स्मॉल आर, ये वाइट हेयर। ठीक है, बॉडी पर जो हेयर है, बाल है, ऊल है, वो कैसा था? वाइट। तो ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, इस बात को याद रखिएगा। अब जब आप यहाँ पर इनका क्रॉस कराया गया तो आप देखेंगे कि यहाँ गैमीट वही बनेगा, कैपिटल आर। यहाँ भी क्या बनेगा? ये देखिए स्मॉल आर। जब हम F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमको प्राप्त होता है। सब यही मिलेंगे। तो F1 पीढ़ी से जो मवेशी, जो कैटल, जो पशु हमको प्राप्त हुआ, उसके बालों का रंग क्या था? ये रेड के कारण कहीं पर लाल था और वाइट के कारण कहीं पर वाइट था। मतलब लाल वाइट
लाल व्हाइट व्हाइट लाल, इस तरह से हमको उसके त्वचा पर बाल दिखाई देते हैं, जिसको हम आप बोलते हैं चितकबरा या रोन, रोन या चितकबरा। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से पशु देखे होंगे कि ब्राउन या रेड होगा बाल और फिर क्या है वाइट होगा, ब्राउन वाइट या रेड वाइट, इस तरह का उसके ऊपर आप चितकबरे पशुओं को देखते हैं। वो यही कोडोमिनेंस कैरेक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रभावी जीन कैपिटल आर है, इसका भी एक्सप्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ये भी अपने लक्षण को दिखा रहा है, और ये जो अप्रभावी जीन सफ़ेद है, ये भी अपने लक्षण को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। अर्थात ये दोनों कोडोमिनेंस है, सह प्रभावी हैं, एक दूसरे के सह प्रभावी हैं, एक दूसरे पर प्रभावी नहीं हैं, सह प्रभावी, साथ साथ प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों के लक्षण सामने आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोडोमिनेंस में इसी तरह से आप ये देखें कि अगर हम इसका क्रॉस, ये देखिए F1 पीढ़ी के बीच कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड बाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो यहाँ पर जो गैमीट मिलेगा आपको पता है, एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, यहाँ पर एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर। अब हम इसको चेकर बोर्ड के हिसाब से दिखा दें तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ मेल दूसरी तरफ फीमेल, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हमको यह F2 पीढ़ी में यहाँ पर देखिए हमने जो लिया था, तो एक पशु कैसा होगा, रेड बाल वाला होगा, और दो पशु या मवेशी जो कैटल हैं वो किस कलर के होंगे, रोन मतलब चितकबरा होंगे, दो चितकबरे होंगे, और एक जो होगा वो कैसा होगा, सफ़ेद बालों वाला होगा, एक सफ़ेद बालों वाला होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रेशियो मिला 1:2:1, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों प्रकार के रेशियो यहाँ पर सेम पाए गए। तो ये भी मेंडल के नियम का ये उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो ये विचलन है, ये इंट्रा एलेलिक एग्जाम्पल है या एलेलिक एग्जाम्पल है, इस बात को याद रखिएगा। किसी तरह से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। इसी तरह से मनुष्यों में जो ब्लड ग्रुप AB होता है, इसको हम जब मल्टीपल एलील बताने लगेंगे तब वहाँ पे बताएंगे तो आपको कोडोमिनेंस ये उसी समय ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मल्टीपल एलील के साथ वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, या हम देख लेते हैं, चलिए ब्लड ग्रुप AB को देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप AB देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप A, इसके दो संभावित जीन होते हैं, IA। ठीक है, या दूसरा संभावित जीन होता है IAIO, ये संभावित जीन होता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप B के जो संभावित जीन होते हैं IB या IBIO। ठीक है, और यहीं पर मैं आपको बता दूं, ब्लड ग्रुप O होता है, इसके लिए संभावित जीन जो है वो होता है IOIO, एक केवल संभावित जीन है। तो आप ये समझिए, ध्यान में रखिएगा
ब्लड ग्रुप ए के लिए ये जीन है, अर्थात ये जब जीन रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, और यहाँ पर इस प्रकार का जब जीन रहेगा तो भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। ब्लड ग्रुप बी बनने के लिए ये जीन चाहिए या ये जीन चाहिए तब, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए जब इस तरह का जीन होगा, दोनों IO होंगे तभी ब्लड ग्रुप O बनेगा। ऐसा नहीं है इसके साथ O है तो ब्लड ग्रुप O आएगा, इसके साथ भी O है तो ब्लड ग्रुप O आएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप देखिए ए ब्लड ग्रुप हमेशा O के जीन पर हमेशा प्रभावी होता है, ठीक है। अर्थात ब्लड ग्रुप ए के साथ, ब्लड ग्रुप ए के जीन के साथ जब O का जीन आएगा तो ए क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन को आने नहीं देगा, इसलिए ब्लड ग्रुप जो बनेगा वो ए बनेगा। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप किस पर प्रभावी होता है, O पर प्रभावी होता है, ठीक है। तो बी के साथ अगर O का जीन आएगा तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप बनेगा, O नहीं बनेगा। अर्थात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं। और एक चीज़ जानिए, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए का जीन, ब्लड ग्रुप बी का जीन, ये एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होते हैं। अर्थात जैसे IA आ गया और IB आ गया, ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये इसके ऊपर प्रभावी है, ये एक दूसरे के प्रभावी नहीं होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, जब ये दोनों एक साथ होंगे तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर दोनों जीन जब एक साथ होंगे तब आप समझिएगा कि ब्लड ग्रुप दोनों का आएगा, अर्थात ए और बी दोनों साथ साथ आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए माता है या हम कह दें फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और इसका जीन हम ले रहे हैं IA और यहाँ पर ये IA ले रहे हैं, और माँ का ब्लड ग्रुप बी है, इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए IB और IB ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये जीन है, ये जीन नहीं है, केवल ये जीन है, अगर इस जीन को हम लें तब आप बताइए कि हम जब क्रॉस कराएंगे, ये देखिए पिता का IA और माँ का IB और IB, तो जब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, IAIB हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस इससे IAIB हो जाएगा, इसका क्रॉस इससे तो IAIB हो जाएगा, इसका क्रॉस इससे तो IAIB हो जाएगा। अर्थात A और B जीन दोनों साथ साथ यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अलग अलग जीन नहीं बनेगा, जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो AB साथ वाला ब्लड ग्रुप बनेगा। अर्थात A और B एक दूसरे के प्रभावी, एक दूसरे के लिए प्रभावी नहीं है, ये सह प्रभावी हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स जब दोनों साथ होंगे तो दोनों लक्षण साथ साथ दिखाई देंगे, इसी को कहा जाता है सह प्रभाविता। तो यहाँ पर आप लोगों ने ब्लड ग्रुप AB का एग्जाम्पल क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जब ब्लड ग्रुप A का जीन ये होगा और B का ब्लड ग्रुप यहाँ पर जो दिया गया है इस तरह का होगा, तब हमेशा जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो AB का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख लिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पर कोडोमिनेंस में आपको देखने को मिले। फिर इसके बाद हम लोग मल्टीपल एलील की बात करेंगे। मल्टीपल एलील को डिस्क्राइब करने से पहले कुछ टर्म्स हम आपको बताएं। जैसे आपको एक देखने को मिलेगा बैक क्रॉस, ये देखिए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस ये क्या होता है, जैसे देखिए F1 जनरेशन का जो भी प्लांट होगा या एनिमल होगा, जनरेशन का क्रॉस क्या हो जाएगा, क्रॉस F1 जनरेशन
का जो क्रॉस होगा डोमिनेंट पेरेंट, जब डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाएगा तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। जैसे हम यहाँ पे देखें, शुरू में हम क्या लिया, कैपिटल टी, यहाँ पे लिया स्मॉल टी ले लिए, और इसमें ये देखिए हमको क्या प्राप्त हो गया, जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसका हम क्रॉस यहाँ पे ऐसे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये F1 जनरेशन का हो गया। तो F1 जनरेशन का क्रॉस, ये देखिए कैपिटल टी का क्रॉस। अब हम ये देखें कि डोमिनेंट पेरेंट कौन है, ये तो रिसेसिव है, और ये क्या है, डोमिनेंट है। तो जब हम इससे करा देंगे, ये देखिए कैपिटल टी से करा देंगे, तो हमको क्या, तब उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे। और हमेशा यहाँ पर जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, ठीक, इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 2:2 अर्थात काट दीजिए, वो 1:1 यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, तो बैक क्रॉस हो गया। इसी तरह से अगर हमको टेस्ट क्रॉस कराना है, टेस्ट क्रॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन के साथ यहाँ हम सेंटेंस जोड़ देंगे रिसेसिव, ये देखिए रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे, ठीक है। अर्थात अब यहाँ पे क्रॉस क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, तब इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। और यहाँ भी रेशियो कितना मिलेगा, 1:1 ही मिलेगा। अब इसको यहाँ पे हटा करके, जैसे इसको यहाँ पे स्मॉल टी कर दिया गया, इसको स्मॉल टी कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, ये इस तरह से हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात हो गई। और अब यहाँ पर एलेलिक इंटरएक्शन में केवल एक बचा है, मल्टीपल एलेलिज्म, जो कि ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है। मल्टीपल एलेलिज्म, अगर आपसे कहा जाए ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप कहेंगे मल्टीपल एलेलिज्म है। और मल्टीपल एलेलिज्म तथा नॉन एलेलिक इंटरैक्शन को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।